लेकिन अब रुख करते हैं, गुजरात का रुख करते हैं। दरअसल गुजरात में जबरदस्त सियासी हलचल है, वहां पर तमाम प्रत्याशियों के नाम अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी के 160 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी कल कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कुल 89 जो है उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के भी सामने आ चुके हैं, जो दांव पर होंगे और कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होगी। निदा, बिल्कुल, और इससे बड़ी बात जो है यहाँ पर कुंदन देखने वाली यह है कि देखिए ओपिनियन पोल जिसका जिक्र हमेशा तमाम न्यूज चैनल्स भी करते हैं, तमाम बहुत सी सर्वे एजेंसी ऐसी हैं जो करती हैं, लेकिन ओपिनियन पोल को लेकर बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग जो है पूरे सख्ती के मोड में नजर आ रहा है। 48 घंटों तक के लिए कोई भी किसी के पक्ष में जो जनता की हवा बताते हैं, जनता का रुख बताते हैं, जनता का रुझान बताते हैं, इस टाइप की कोई भी खबर जो है उससे बचना होगा, नहीं चलाना होगा। कोई भी सर्वे एजेंसी जो है वो अब ये दावा नहीं कर सकती है कि फला राज्य में और फला पार्टी की सरकार बन रही है, या फिर बहुमत से बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, या फिर कांग्रेस के साथ 50-50 का आंकड़ा रहेगा। और ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में, क्योंकि देखिए कहते हैं कि जनता है, जनता सब जानती है, लेकिन ये जब आते हैं इस टाइप के कोई भी सर्वे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जहन को पलटने का काम करते हैं। और जनता वो जनता होती है जिसका मूड या फिर जिसका जहन 24 घंटे में कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। सागर, चलिए बिल्कुल, आज के दिन न्यूज इंडिया ने कुछ ग्राफिक्स भी तैयार किया, आपको उसके जरिए बताते हैं कि आखिर गुजरात चुनाव की हलचल कितनी तेज है और क्या तैयारियां फिलहाल इस समय गुजरात के चुनाव को लेकर है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर तैयारियां किस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर। फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण नामांकन 5 से 14 नवंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं, ये नामांकन की फिलहाल तारीख है। इसके साथ ही साथ नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो होगी 18 नवंबर की। ये नामांकन की आखिरी तारीख, पहले चरण की बात हम कर रहे हैं। और आगे अगर जैसे जैसे दिन ये बढ़ते चला जाएगा, नामांकन 10 से 17 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। ये दूसरे चरण की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 182 विधानसभा सीटें गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। वही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख दूसरे चरण में होगी 21 नवंबर। मतलब कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा हलचल उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो पहले नंबर पर आए। धार्मिक समीकरण आप देखिए, हिंदू 88.57% है, मतलब कि जिसके पाले में हिंदू जिस पार्टी के साथ खड़े लगभग उसका जीतना तय है। वहीं मुस्लिम की बात करें तो 9.67% है, इसीलिए ओवैसी भी इस बार चुनावी मैदान में वहां के एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईसाई की अगर हम बात करें तो 0.52% है। गुजरात का ये धार्मिक समीकरण है। वहीं इसके साथ ही साथ ईसाई की बात अगर हम बात करें, धार्मिक समीकरण तो बहुत मायने रखते हैं। सिख 0.10, मतलब कि माना जाए कि इनका रोल थोड़ा कम है, लेकिन कभी कभी जिनका प्रतिशत कम होता है वो गेम चेंजर के रूप में भी साबित हो जाते हैं। वहीं जैन की बात करें तो 0.96% इनका धार्मिक समीकरण है। तो देखिए तस्वीरें गुजरात की जो है वो बेहद दिलचस्प है। जातीय समीकरणों के साथ ही साथ वहां पर किस पार्टी जो को जनता वोट करेगी और कौन सी पार्टी किस धर्म के लोगों को ज्यादा लुभा पाती है। सियासी रण की अगर बात करें, गुजरात में विधानसभा की 182 विधानसभा सीटें हैं। 27 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस 27 साल से जो बीजेपी की सरकार है उसी किले को ध्वस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस समय लगी हुई है। 2002 से लगातार कम हो रही है बीजेपी की सीटें, और ये जो सीटें कम हो रही है इसके बारे में ग्राफ भी हमने आपको दिखाया था। 17 के, 7 के, 12 के, इन सभी साल दर साल कैसे बीजेपी का ग्राफ घटते चला गया। मोदी के बाद से 3 सीएम बदल चुके हैं बीजेपी ने गुजरात में, लेकिन क्या इस बार भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सहयोगी मेहुल भी लाइव जुड़ेंगे, पूरी जानकारी जिनसे हम लेंगे, लेकिन आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सहयोगी कुंदन मिया, कुंदन। बिल्कुल, मेहुल झाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। दरअसल मेहुल, हमें ये बताइए कि दरअसल बीजेपी का ग्राफ तो घट रहा है, साल दर साल करें 2007 के चुनाव से हम देखें, लेकिन बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 150 सीटें जीतने का। तो 150 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी अपने आप में नतीजे बताएंगे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर किन मुद्दों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जरा दर्शकों को समझा दीजिए। ये पहला और प्रमुख मुद्दा है और चेहरे भी हैं दो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र पटेल, ये दो चेहरों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। गुजरात में जिस तरह से विकास की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने मानक के रूप पर गढ़ी है, क्योंकि अब गुजरात का विकास देखा जाए कृषि के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, मेट्रो हो, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो, इन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। रोजगार की बात कर रहे हैं, बाकी लोग को जो
उज्ज्वला योजना है केंद्र सरकार की और गुजरात सरकार की जितनी योजनाएं बनी हुई है, ये ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर पर रहने वालों तक ये योजनाएं पहुंचाने का काम या योजनाएं पहुंचाने की जो बात है वो लोगों के तक पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। कांग्रेस जो है उन्होंने 8 वचन दिए हैं, रोजगार का दिया है, बेहतर शिक्षा का दिया है, बेहतर स्वास्थ्य का दिया है। मैं आपको बताऊं कि देश में भले गुजरात मॉडल की बात हो रही हो, पर गुजरात में कांग्रेस जो है वो राजस्थान मॉडल इम्प्लाई करना चाहती है कि राजस्थान में जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना है उनको लागू किया जा सकता है, बेहतर स्वास्थ्य योजना दी जाती है, बेहतर आवास निर्माण योजना दी जा सकती है। इस तरह के 8 जो प्रमुख मुद्दे हैं, मैं आपको बताऊं कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी यहाँ पर आएंगे और जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का उसको घोषित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों से जानकर, लोगों से पूछकर, लोगों की हिदायत लेकर, राय लेकर, रायशुमारी से एक उनका मैनिफेस्टो बनाने की कोशिश की है। अभी तक उनका मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है, पर यह जरूर है कि जो जिस तरह से गुजरात की राजनीति को देखा जाए तो केजरीवाल जो है वो पंजाब मॉडल या दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो राजस्थान मॉडल की बात कर रही है, और पूरा देश में जब से मोदी सरकार बनी है वो गुजरात मॉडल को देश के लागू करने की बात कर रहे हैं। ठीक है मेहुल, जिस तरीके से आपने 8 अहम मुद्दे यहाँ पर हमें बताए, वहाँ की राजनीति से वाकिफ कराया, ऐसे में अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो दिल्ली का मॉडल लेकर के आ जाती है, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो वो राजस्थान का मॉडल लेकर के आ जाती है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है गुजरात की, क्या वो गुजरात मॉडल को सही से सामने रख पाने में कामयाब हो पा रही है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं वो सब एक तरफ हो जाएंगे और सिर्फ चुनाव में काम करेगा तो वो गुजरात मॉडल काम करेगा? देखिए, जातिगत जो टिकट व्यवस्था की गई है वो सबसे बड़ा और प्रमुख आधार है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने एक ही सिरे से टिकट का बंटवारा किया है। सभी जाति और धर्म और संप्रदाय को साथ रख के, सामने रख के उन्होंने जहां क्षत्रिय कम्युनिटी है वहां क्षत्रियों को टिकट दिया है, जहां पाटीदार है वहां पाटीदार को दिया है। सूरत में भी ठीक इसी प्रकार की टिकट व्यवस्थापन हुई है। मुद्दे साइड में रह जाते हैं, मुद्दों से अब राजनीति केवल जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे बनते हैं, पर जब टिकट व्यवस्थापन होता है तब केवल जाति और ज्ञाति आधारित जो राजनीति है उसको ही प्रमुखता दी जाती है, उनकी वरीयता में ही चुनाव लड़ा जाता है। बाकी आप कहें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, इतने 1000 करोड़ का मेट्रो रेल सुविधा गुजरात की जनता को मिली, वंदे भारत ट्रेन मिली, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मिलने वाली है, ये सारे हैं, ये लोगों को छूते हैं। ऐसा नहीं है कि वादे या जो वायदे किए जाते हैं वो लोगों तक असर नहीं करते, पर जिस सक्रियता से आम आदमी पार्टी ने पिछले 2-3 महीने में मुफ्त बिजली से लेकर बेहतर शिक्षा व्यवस्था की भावनगर में बना रखिएगा, क्योंकि इस बार का गुजरात का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है और इस बार केजरीवाल की एंट्री के बाद यानी कि आम आदमी पार्टी भी जो कमाल करना चाहती है उससे अन्य पार्टियों का कितना नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।